नमस्कार। जय हिंद। आज फिर से एक नए घोटाले के बारे में आपसे बात करने जा रही हूं और ये घोटाला क्या है। ये घोटाला और इस पर बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि ये घोटाला हमारी सरकार से जुड़ा हुआ है। ये खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से एक स्कैंडिनेवियन कंपनी है स्कैनिया और उनके जो बसेस हैं वो भारत में चल रहे हैं। जैसे इस वक्त नागपुर म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे इन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। वहाँ पे ये गाड़ियाँ क्यों चलाई जा रही हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दाद देंगे नितिन गडकरी जी को। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जी ने, इतनी ईमानदार पार्टी है, बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कितनी ईमानदार पार्टी है। तो मैं आपको बता दूं कि गडकरी जी ने जो नगर निकाय है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, मतलब इसकी शुरुआत वो करें, इन बसेस का इस्तेमाल वे करें। और उसके बाद इस कंपनी ने एक MOU साइन किया था इस स्वीडिश कंपनी के साथ। और स्कैनिया की जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां हैं, इथेनॉल अल्कोहल को बोलते हैं, वो नागपुर में चलने लगी। और उनका ये कहना है कि ये एक प्योरली कमर्शियल अग्रीमेंट है कंपनी और नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में। लेकिन अगर हम उन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें जो रॉयटर्स में भी आई हैं और भी बाकी भी मैं आपको बताऊंगी, तो स्कैनिया ने घूस दिए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के लिए। ये रॉयटर्स का भी यही कहना है। इसको ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। और आप जानते हैं आजकल हर चीज में पर्यावरण को देखते हुए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है उनके बारे में बात करी जा रही है। लेकिन इसमें जो घूसखोरी की बात है उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की जो बस है, ये कहा गया है कि ये लग्जरी बस है। ये लग्जरी बस जो खास इसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मतलब बेहतरीन तरीके की ये जो बस है, स्कैनिया ने ये बस डिलीवर करी थी नितिन गडकरी जी की बेटी की शादी के लिए और उसका पैसा पूरा नहीं दिया गया। कितना पैसा दिया गया ये भी नहीं पता। और इसके बारे में स्वीडिश चैनल जो है SVT, उन्होंने इस खबर को जो है बताया, इस खबर का पर्दाफाश किया। तो जो नितिन गडकरी जी हैं उनके यहाँ से ये कहा गया कि ये गलत खबर है। तो क्या उनकी बात को मान लिया जाए, आंख बंद करके मान लिया जाए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? मैं आपको बता दूं कि जो स्वीडिश ऑटोमोबाइल बनाने वाली ये कंपनी है, इसका नाम है स्कैनिया, और कंपनी ने ये कहा है कि उनको पता चला है कि उनके यहाँ जो कार्यरत हैं जो लोग भारत की कंपनी में, मतलब उनके जो भारत का ऑफिस है वहां पर, उन्होंने जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनसे घूस लिए बस के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। तो किसकी सरकार है? और नगर निकाय जो है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पे कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बता दूं कि इसमें रोल जो है वो बिल्कुल साफ है। इसमें कई तस्वीरें आई हैं स्कैनिया कंपनी के CEO के, जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री के साथ भी। तो क्या इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मगर जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इस विषय पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। नितिन गडकरी के घर से ये बात कही जा रही है, उनके ऑफिस से ये बात कही जा रही है कि नहीं, ये तो मनगढ़ंत है। तो कोई भी अपराधी कभी ये नहीं कहता कि कोई चीज सच है। अब ये बता दूं आपको कि ये जो स्कैनिया कंपनी है, ये इसकी मेन कंपनी जो है वो है वोल्क्सवागन। आप जानते हैं ना, जो गाड़ियां चलती है जिसको हम हिंदुस्तान में वोल्क्सवागन भी कहते हैं। इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है स्कैनिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात अब कही है कि वो हर कदम उठाने की कोशिश कर रही है ताकि इस करप्शन का, इस भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश हुआ है, इसमें वे कार्रवाई करें। जो पैसा
स्टेट मतलब हमारे भारत देश के लोकल लेवल के ऑफिशियल्स को दिया गया है कंपनी के द्वारा। और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि कम से कम 19 ऐसे केसेस हैं जहां पे ये पैसा दिया गया है, एक जर्मन न्यूज चैनल के हिसाब से। और इसका हवाला उन्होंने दिया है क्योंकि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी, उसके हिसाब से ये 19 केसेस में ऐसा हुआ है। और वो उनका एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात स्कैनिया ने कही है, वो कहते हैं कि जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो रजिस्ट्रेशन के कागज है करीबन 100 ट्रक के, उनमें भी धांधलेबाजी करी है, मतलब कागजों में धांधलेबाजी करी है, ताकि उनको एक राज्य द्वारा, मतलब सरकार, राज्य सरकार द्वारा और कोल माइनिंग कंपनी में उसको चलाया जा सके, इसके लिए उसके कागजों में हेरफेर करी गई है। ब्लूमबर्ग की जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है उसमें यह भी बताया गया है कि जो मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे के पूरे धांधलेबाजी में, भ्रष्टाचार में, वे शायद छोड़ भी गए हैं काम करने के लिए। और इसी वजह से स्कैनिया कंपनी ने अपनी बसों को भारत में बेचना बंद कर दिया है, भारत में बेचना बंद कर दिया है इस भ्रष्टाचार की वजह से। आपको बता दूं कि इनके सीईओ हेनरिक्सन उनका नाम है, उन्होंने स्वीडिश चैनल एसवीटी को ये कंफर्म किया है कि भारत में ये भ्रष्टाचार हुआ है। उनके कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, जो उनके कर्मी थे भारत में, उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। 19 केसेस में उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात आई है और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने बसें बेचना, ट्रक बेचना भारत में बंद कर दिया। अब ये लग्जरी बस का जो है, इसके बारे में भी एसवीटी जो न्यूज़ चैनल है उसने बताया है कि एक खास, बहुत सुसज्जित, बिल्कुल हर फैसिलिटी से लैस एक लग्जरी बस जो है एक कंपनी को दी गई, जिस कंपनी के तार हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से है। ये बस उस कंपनी को इसलिए दी गई क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी में इस्तेमाल करने के लिए। आपको बता दूं कि इसके पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, ये भी इस कंपनी ने बताया है। गडकरी साहब के ऑफिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि उनके परिवारजनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन और उनका क्या कहना है कि नहीं नहीं, ये तो जो स्कैनिया बस का जो पूरा का पूरा ये मामला है, ये उस स्वीडिश कंपनी स्कैनिया का अपना इंटरनल मैटर है, इसलिए मीडिया को रुकना चाहिए जब तक स्कैनिया इंडिया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत में न दे दे। जबकि स्कैनिया ने स्टेटमेंट एसवीटी चैनल को दे दिया, रॉयटर्स में भी ये खबर आ गई है। तो रॉयटर्स में स्कैनिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इनकी कंपनी ने जो है नितिन गडकरी जी के किसी कंपनी को मतलब ये नितिन गडकरी को ये बस नहीं बेची। तो हमने भी कहा कि नितिन गडकरी को ये बस बेची, नितिन गडकरी से कनेक्टेड एक कंपनी को ये बस बेची गई, इस बात को कहा गया है। और ये जो स्वीडिश कंपनी है स्कैनिया, इसने इस बात को माना है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्राइब्स होती है, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्राइब्स रिपोर्ट में ये बात साफ हुई है। उन्होंने एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में गडकरी जी के दफ्तर से एक स्टेटमेंट आया है जिसको इन्होंने कोट किया है कि नवंबर 2016 में जो स्कैनिया ने लग्जरी बस एक कंपनी को दिया था, जिसका कनेक्शन गडकरी जी से बहुत क्लोजली, और क्यों है गडकरी जी से, क्योंकि गडकरी जी के बेटों का उन कंपनियों से लेना देना है। तो वो कह रहे नहीं है झूठा है, मैलिशियस है, फैब्रिकेटेड है, बेसलेस। चोर कभी चोर नहीं कहता खुद को, और आप भी जानते हैं पीडब्ल्यूडी में कितनी चोरी होती है, सड़कों में कितनी चोरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम नितिन गडकरी है। स्कैनिया ने
भारत के इंडियन एक्सप्रेस को ये भी बताया है कि उन्होंने स्कैनिया मेट्रो लिंक बस को बेंगलुरु के एक डीलर को बेची जिसका नाम है ट्रांसप्रो मोटर्स। और इस कंपनी ट्रांसप्रो मोटर्स ने नागपुर की एक कंपनी सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी को बेची। और सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी ने कहा है कि उन्होंने गडकरी जी को उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कोई बस नहीं भेजा है। तो हम कब कह रहे हैं कि उनको भेजा है? हम तो कह रहे हैं ना कि उनके बेटों से कनेक्टेड कुछ कंपनी का नाम आ रहा है जिसके बारे में उन्हें बताने की ज़रूरत है। आप बता दूं कि इन्होंने बताया है हैंस आके डैनियल्सन, ये स्कैनिया के स्पोक्सपर्सन है स्वीडन में। और इसी बस के बारे में इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि ये बस जो है स्कैनिया से 2016 में कंपनी के एक प्राइवेट डीलर द्वारा खरीदी गई थी, मतलब लेकर डिलीवर करी गई थी अपने एक भारत के बस ऑपरेटर को। और इसके बारे में आगे क्या हुआ ये खबर उन्हें नहीं है। और गडकरी जी के ऑफिस ने इस बात को माना है कि किस प्रकार से गडकरी जी ही ने इस बात की शुरुआत करी थी कि स्कैनिया की जो इथेनॉल पर चलने वाले बसेस हैं वो नागपुर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू करे ताकि ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए। गडकरी जी ने उनको ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट को वो करें, इसको इनिशिएट करें। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो भारत में हुआ वो नागपुर में हुआ। नागपुर में नितिन गडकरी जी रहते भी हैं और नागपुर में ही उनके बेटे भी रहते हैं, उनकी कंपनी भी वहीं पर है। और इसलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में ये भी होना चाहिए कि उनके बेटों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हो, पर निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कार्रवाई तभी होगी जब इसमें सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और इसमें एक इंक्वायरी करे। तो इंक्वायरी करने से क्यों बच रही होगी ये सरकार, ये बताए। तमाम तरह के आरोप जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पे लगते थे तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए आज तक, और इनके जो फेक ट्रोल्स हैं जो बहुत हल्ला मचाते थे, चीखते थे बदतमीजी से, घटिया भाषा से। प्रधानमंत्री जी की भी भाषा आपने सुनी होगी, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका टोन देखा है, जैसे धमका रहे होंगे। भारत देश में रहते हैं और प्रधानमंत्री आज हैं, ज़रूरी नहीं कि कल भी रहेंगे। और लोकतंत्र में लोगों का सम्मान इसलिए करना होता है क्योंकि जनता चुनती है इन्हें, मगर भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। इनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय का भी नाम आ रहा है क्योंकि स्कैनिया के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की भी फोटोएं आई हैं। रविशंकर प्रसाद जो तमाम तरह की मतलब बेसिर पैर की बेतुकी बातें बोलते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, उनकी भी तस्वीरें आई हैं इस सीईओ के साथ। और नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पायलट प्रोजेक्ट था ये ग्रीन बसेस का। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच ढंग से कौन करेगा? मगर ये सोचिए, सीबीआई इनकी कौन करेगा? पुलिस तो कर नहीं सकती, सीबीआई भी गई, अब कौन करेगा? यहां तो किसी के बारे में भी नहीं सोच सकते। ईडी या इलेक्शन कमीशन, कौन करेगा? खैर, जिसको भी करना चाहिए उसे करना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मगर हाँ, इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी ही होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिन लोगों ने ये घूस लिया है, जो ये कंपनी कह रही है, कंपनी ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया कि उन्होंने अपने बस को भारत में बेचना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि हो रहा है ना, घूसखोरी हो रही होगी, घूस वो दे रहे होंगे। तो भाई ये बताए भारतीय जनता पार्टी वाले कि कब करेंगे कार्रवाई। और मैं आप लोगों से एक और चीज
के लिए भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि इस आईडी को आप ब्लॉक कर दीजिए या पेज से बैन कर दीजिए। मैं क्यों करूं पेज से बैन? आप लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते? रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? उस कमेंट के पर जाना है और क्लिक करना है उसको, और उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप उस पर रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट यदि आप करते हैं तो बाकायदा उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी वो फेसबुक करेगा। तो जितने ऐसे गलत वाले आते हैं कमेंट, उनको आप रिपोर्ट करिए। चाहे आप उनके मतलब अगर वो गंदी बातें कहते हैं तो आप हेट स्पीच कर सकते हैं, हैरेसमेंट कर सकते हैं, या अगर मतलब धमकी देते हैं तो टेररिज्म भी कर सकते हैं। रिपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस फेसबुक ने दिए हुए हैं, क्योंकि अब इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ट्रोल आर्मी ये चलाते हैं, क्योंकि इनको तो पैसे देते हैं ये ट्रोल आर्मी तो करेंगे ये काम। इसलिए आप करिए उसके विपरीत इनको रिपोर्ट। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और स्कैनिया जो घोटाला है इसके बारे में बात करिए, आवाज उठाइए, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्कैम करने वाली पार्टी, झूठी पार्टी, मक्कारों की पार्टी, फरेबियों की पार्टी और बिना नेतृत्व क्षमता की पार्टी। केवल चोर उचक्कों से पार्टी नहीं बनती। कौन से चोर उचक्के? वो वाले चोर उचक्के जो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल ना कांग्रेस पार्टी में भी आप देखेंगे बहुत सारे बूढ़े नेता बहुत कुछ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले गुलाम नबी आज़ाद की बात आ रही थी, फिर औरों की भी आ रही थी, बहुत सारे हैं। G23 बुला रही थी मीडिया उनको। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन बुजुर्ग सीनियर कांग्रेस के नेताओं को ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि अगर आपने डिलीवर नहीं किया, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी, अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो आपको राज्यसभा में राजा की तरह बैठा दिया जाए और हर बार आपको चुन के भेज दिया जाए। ये तो मतलब इसमें कोई सेंस है नहीं। आपको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, मगर क्या आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को कोई मजबूती दिला सके? जिताने की तो बात दूर है, क्या आप उनका कोई फायदा करवा सके? आपको अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो आप कांग्रेस पार्टी को में क्या योगदान दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपको खुद ही पीछे हटकर जो नौजवान हैं उनको आगे लाने की जरूरत होती है, ताकि इस तरह से अपनी बेइज्जती ना कराए। जब आप अपने आप इस बात को बोलते हैं तो आप अपनी बेइज्जती भी खुद करा रहे होते हैं। जब पार्टी आपको इतना कुछ देती है उसके बाद आप इस तरह की बातें बोलते हैं तो आप अपनी बदनामी तो कराते ही हैं और ये भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपने पार्टी का नुकसान भी किया है। और आज जब पार्टी आपकी जवाबदेही तय कर रही है तो आप पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आप चले जाइए, उससे मुझे नहीं लगता कि पार्टी को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को समझना चाहिए। अगर ये नेता जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी इस वक्त जिस जगह पे आ गई है वहां पे जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। अगर मैं आपको जमीनी कार्यकर्ताओं के बारे में बताऊं तो मुझे गिने चुने लोग दिखेंगे और सबसे पहले पायदान पे मुझे राहुल गांधी दिखते हैं, दूसरे पायदान पे मुझे प्रियंका गांधी दिखती हैं। उसके अलावा कुछ स्पोक्सपर्सन है जो जिनका काम अलग है। स्पोक्सपर्सन का काम अलग होता है, वो अपनी बात को, पार्टी की बात को, पार्टी के पक्ष को स्पोक्स पर्सन के तौर पर रखते हैं, तो उनका एक जो कैटेगरी है वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी तौर पर मैं नहीं देख सकती कि कांग्रेस पार्टी के नेता उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी जी कर रहे हैं या प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। एक नेता मुझे अवश्य दिखती हैं इसमें, वो है अलका लांबा। अलका लांबा को जब मैं दिखती हूँ, या दिल्ली में भी कभी कभार मुझे दिख जाती हैं वहाँ की महिला कांग्रेस की नेत्रियाँ। सबके नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन नेत्रियों को मैं देखती हूँ तो वो ज़मीनी तौर पर काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। वो ज़मीनी तौर मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जिस ज़मीनी तौर की बात कर रही हूँ वो मुझे नेत्रियों में अगर कहीं दिखता है तो वो मैं कहूँगी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के अलावा बोल रही हूँ मैं अलका लांबा में। वो लोगों के साथ जाके मिलकर उनसे बातचीत करती हैं,
उनका जनसंपर्क कार्यक्रम होता है जो बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको बता दूं, एक और नेता हैं जिन्होंने जो इस गुलाम नबी आज़ाद जी वाली कड़ी में जुड़ गए हैं। जानते हैं वो कौन है? वो हैं पीसी चाको। मैं देखने की कोशिश करती हूँ अगर मुझे मिल जाए कि पीसी चाको जी ने भी क्या कहा है। उन्होंने मतलब जो कहा है वो तो मेरे को पता है, लेकिन उसके अलावा पीसी चाको जी के बारे में आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, जिनको कैंडिडेट्स बनाया गया है उनके साथ वे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप काम ही नहीं कर सकते भाई। आपको इस पार्टी ने इतना कुछ दे दिया, मगर आज आप इस तरह की बात करते हैं तो कितनी कितनी शर्म आती है कि इस पार्टी में ऐसे लोग हैं। जैसे देखिए अब ये छोड़ दिया इन्होंने पार्टी, इन्होंने कल पार्टी छोड़ दी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसियों को दुखी होना चाहिए, कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए कि ये वाले जो लोग हैं ना, जिनको पार्टी ने इतना कुछ दिया। देखिए ये केरला स्टूडेंट्स यूनियन में थे, फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, फिर 1980 में ये एमएलए बने पिरावम कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज बने ईके नायनर की मिनिस्ट्री में। फिर ये जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के चेयरमैन, जो 2G स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम लाइसेंस जो स्कैम के बारे में बात आई थी 1998 से 2009 में, उसमें, और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये AICC के थे। लेकिन अब बताइए मुझे, आप इनकी बात सुन के प्रभावित होते हैं? अगर ये टीवी पे आ जाए पीसी चाको जी, तो आप कितने प्रभावित होंगे? एज अ स्पोक्स पर्सन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीसी चाको आपको कितना प्रभावित करेंगे। आप देखिए कि 2014 में ये हार गए थे चालाकुडी लोकसभा से। अब मुझे बताइए कि इनके हिसाब से लोगों को चुना जाएगा जो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा, जो खुद एक स्पोक्स पर्सन की कुर्सी पर बैठा हुआ है मगर स्पोक्स पर्सन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि इनको रख के ढोया जाए? या पार्टी का काम है लोगों की सेवा करना? लोगों की सेवा करने के लिए जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, या तो वे खुद ही समझे, वरना जनता जो है और जो पार्टी के कार्यकर्ता है आपके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करेंगे, उससे और बुरा लगेगा। बल्कि आपको इस वक्त आवश्यकता है कि आप मार्गदर्शक के रोल में आए। कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और उसको खड़ा करने की कोशिश जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की टीम कर रही है, आप लोग उसमें एक अड़ंगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिखता है कि आपका जो होल्ड रहा था वो आपसे छूट रहा है। मैं पुराने लोगों की बात कर रही हूँ। और राहुल गांधी जी का ये दिखता है कि वो इनकी बातों को सुनने को तैयार है नहीं। और क्यों सुने जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे? वो बंदा एक इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो आपके हिसाब से चलेंगे। कम से कम आपने अपने समय में अपने हिसाब से अपने सजेशन दिए होंगे, लेकिन अब आपका समय पूरा हो गया, इसलिए आपको पीछे हटने की जरूरत है। और मैं ये मानती हूँ कि बुजुर्गों का बहुत योगदान रहता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। लेकिन अगर ऐसे बुजुर्ग ऐसे काम करें कि उनका कोई योगदान भी ना हो, उन्हें डिमेंशिया हो जाए, या मतलब डिमेंशिया गलत शब्द होगा, मतलब अगर जिसे कहते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर दे, या सिर्फ वो अपने बारे में सोचे कि भाई मेरा कंट्रोल जा रहा है। होते हैं ना कुछ बुजुर्ग लोग जिनको लगता है मैं कंट्रोल करूं, घर में भी होते हैं ऐसे बहुत सारे, मैंने देखे हैं अपने जानने वालों के यहाँ, जहाँ बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बड़े अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। और लोकतंत्र है और ये एक दल है, राजनीतिक दल, जो देश के लिए समर्पित होना चाहिए, या आपके लिए समर्पित नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये जगह खाली करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप लोग अपने आप अपनी बेइज्जती कराते हुए जाएंगे। देखिए महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत मतलब उनकी बहुत इज्जत करती हूँ कि अपने आप सही टाइम पर वो रिटायर हो गए। कुछ मुझे याद है, सुनील गावस्कर, बहुत समय पहले की बात है, हल्का हल्का सा याद है कि किस प्रकार सबको बोलते थे कि ये अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए मतलब पूरी टीम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये 10,000 रन पूरे करेंगे। और मतलब बेइज्जती करवा कर ही जाना है अपना रिकॉर्ड बना के, कि मैं अपना रिकॉर्ड बना लूँ कि मैं 2 बारी राज्यसभा गया, 3 बार राज्यसभा गया, मगर पार्टी डूब जाए, वो सही नहीं है। इसलिए पीसी चाको जैसे लोग अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं बहुत समय के बाद भी, तो भी कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको पार्टी से इतना कुछ मिला। भाई पार्टी के सिंबल में इलेक्शन लड़ते थे, इंडिपेंडेंट तो लड़के आए नहीं।
उनको अगर वो चाहते हैं वो कंट्रोल करें, वो बताएं कि किसकी तरह क्या। जैसे उत्तराखंड में भी यही चीज चलती है और बार बार ही हरीश रावत जी का नाम आता है। हरीश रावत जी को तो स्वयं आकर कहना चाहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में मैं मार्गदर्शक का रोल करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, उनको मदद करूंगा, क्योंकि उनको तो ये चीज भी समझनी चाहिए हरीश रावत जी को कि उनका नाम हमेशा से आता है। हर मीडिया कर्मी, हर प्रदेशवासी ये बात जानता है और कहता है कि नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को कमजोर करने में, जिनकी पूरे 5 साल सरकार चली थी, उसमें हरीश रावत जी का नाम आता है। तो ये क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके नेता खुलेआम इस बात को कहते हैं कि वो कहते हैं कि इसको हराओ, उसको हराओ। हम उन्हें कहते हैं कि नहीं जी, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हम तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो ये हरीश रावत जी जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए। मगर हरीश रावत जी की एक बात का मतलब सम्मान करने की बात है, वो इन पीसी चाको या गुलाम नबी आज़ाद जी की तरह नहीं है। मतलब वो कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं, ये उनका प्लस है। मतलब वो इस मामले में इन सब नेताओं से अलग हैं कि कुछ भी हो जाए, अपनी बात भले ही कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं वो भी जैसे ये लोग कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं कहते कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गए थे वो उनसे नाराज होकर गए थे, ना कि कांग्रेस पार्टी से। अगर वो वापस आएंगे कांग्रेस पार्टी में तो मुझे लगता है कि इसी शर्त पे आएंगे कि हरीश रावत जी जो हैं उनको नेता ना बनाया जाए, उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और उन्हें चेहरा भी प्रोजेक्ट ना करा जाए। लेकिन जो बात सच है वो सच है कि वो कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही की तरह है। और जहां तक उत्तराखंड कांग्रेस की भी बात कर दूं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नेता मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हैं। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मुझे उनमें भी उतने स्ट्रांग नेता नहीं दिख रहे। क्योंकि वो अपनी टीम नहीं बना पाए और ना बना पाएंगे, क्योंकि वो उसी टीम को लेकर चल रहे हैं जो किशोर उपाध्याय जी ने बनाई थी। तो अब या तो प्रीतम सिंह जी सचमुच में राहुल गांधी जी के सिपाही बनकर दिखाएं, उस तरह की मेहनत करें, अपने शर्ट और अपनी पैंट के क्रीज के बारे में कम सोचे और लोगों के घर घर जाकर उनके साथ जुड़ाव बनाए, अपने लोगों को भेजे घर घर, क्योंकि बहुत सारे घर हैं हमारे इधर, बहुत सारे घर हैं। आइए आप देखिए, उनसे संपर्क करिए। आपके एक एमएलए ने मुझे कहा कि कुछ लोगों के लिए कि नहीं, ये लोग हमें कभी वोट नहीं देंगे, इसलिए इनका साथ दे के कोई फायदा नहीं। तो आपके नेताओं को ये भी समझा दीजिए कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो नेता कांग्रेस पार्टी के थे कभी, और भारतीय जनता पार्टी आपसे छीन के ले गई क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। और आप कहते हैं कि वो क्योंकि भाजपा के वोटर हैं इसलिए आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे। यही कमजोरी कांग्रेस पार्टी की है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या है। मैं एक नेता के बारे में अवश्य कहना चाहूंगी यहाँ पे, विधायक हरबंस कपूर जी, मेरे पिताजी के मित्र। और भाई मेरे पिताजी के मित्र मतलब हम बच्चे हैं ना। तो जब मेरा पहली बार मुझे वोट देना था और मेरी माताजी कांग्रेस की नेता और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मगर वो मेरे घर पे वैसे भी बहुत आते थे। मतलब मेरे घर पे मतलब चाय सर्व करी मैंने उनको कई बारी। और एक दिन क्या देखती हूँ कि वो जन संपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं और यूं हाथ जोड़कर वो मुझसे भी मेरा वोट मांग रहे हैं। मैं उनके लिए बच्चे समान हूँ, तब भी थी, और हाथ जोड़ के उन्होंने मुझसे वोट मांगा। तब मैं दुविधा में पड़ी क्योंकि मेरा पहला वोट था। मैंने अपनी माताजी को कहा, कांग्रेस वाला नेता तो आया नहीं मुझसे वोट मांगने, पर अंकल तो आए थे वोट देने, किसको दूं वोट और क्यों दूं कांग्रेस को वोट। तो खैर मेरी माताजी ने उस दिन मुझे ये कहा कि नहीं, कांग्रेस की तरफ से मैं तुमसे वोट मांगती हूँ, मैं ही हाथ जोड़ के मांग लेती हूँ। लेकिन वो विषय अलग है। लेकिन ऐसे होती थी राजनीति। लोगों को कोई परेशानी हो तो उन परेशानियों का निवारण नेता कैसे करते थे? लोगों के साथ जुड़ाव होता था, लोग आपके घर पहुंच जाते थे दिक्कतों के लिए कि कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं पुलिस में कोई प्रॉब्लम है, रात के समय पे वो आपके घर पहुंच जाएंगे और आपको उनका काम करना होता था। और जब बूथ लेवल के कार्यकर्ता नेता ऐसा करते थे तो उनके ऊपर के नेता जो है वो वोट पाते थे।
ऐसे होता है काम। मगर कांग्रेस पार्टी आज क्या करती है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, देहरादून की, बहुत शर्म आती है जब मीडिया कर्मी कहते हैं कि हम अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पर जो अध्यक्ष का अगर बयान ले लो तो वहाँ पे एक दो नेता के नाम भी ले लेते हैं। अगले दिन वो हमें ताना मारते हैं कि अच्छा याद आ गई हमारी, कल तो बड़े अध्यक्ष जी के कमरे में जा रहे थे। ये तो आपको गर्व होना चाहिए आपके अध्यक्ष के, अगर वो स्टेटमेंट ले रहे हैं। और अध्यक्ष जो हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आंखें खोलिए और देखिए कि आपके दफ्तर में क्या हो रहा है। खाली बाहर आके एक दूसरे को धक्का मार के फोटो खिंचवा लेने से आपकी छवि अच्छी नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी नेगेटिव वोट पे उत्तराखंड में आज भी जीतेगी, 2022 में जीतेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज भी काम करना ढंग से शुरू कर दे, जनसंपर्क अभियान शुरू कर दे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनके भी कार्य करने शुरू कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से भी पछाड़ सकती है। वरना जो वोट कटर पार्टी है वो आपके वोट काटेगी और आपके मार्जिन्स को कम भी करेगी और आपकी सीट भी कम कर सकती है। लेकिन मौका है, इस मौके को कांग्रेस पार्टी को नहीं गंवाना चाहिए। उत्तराखंड के कांग्रेसियों को आंख खोलनी चाहिए, खुली नहीं है अभी आंख नेगेटिव वोट पे। मतलब बहुत दुख होता है कि एक नेता है इनका जो लगा पड़ा है। मुझे मतलब उस दिन की याद आती है जिस वक्त एक मीटिंग चल रही है राहुल गांधी जी की, उनको बुलाया जा रहा है कि हाथरस की तरफ जिस दिन वो गए थे, जब वो पहुंच गए थे हाथरस, उस मीटिंग के तुरंत बाद वो हाथरस की तरफ निकलते हैं। हम टीवी ऑन करते हैं, हम अपने घर में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद टीवी ऑन करते हैं तो देख रहे हैं वो लगे पड़े। और बंदे के अंदर, बंदा तपस्वी है, बंदा थक नहीं रहा। तो उनके नेता अगर काम नहीं कर रहे हैं तो किसकी गलती है? ये तो गलती उन स्टेट लेवल के नेताओं की है। और मैं हर रोज कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछूंगी आज से, अगर आप जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं करेंगे, अगर आप जनता में नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो अगर आपके वोट कटते हैं तो कटे। लेकिन सवाल मैं आपसे भी करूंगी, क्योंकि एक नेता आपको ऐसा मिला है, उसका बचाव आप नहीं कर पा रहे ठीक से। वो नेता इतना काम कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट नहीं दे पा रहे। जब आपको दिल्ली से खबर आ जाती है कि आपको ये कार्य करना है तो आप वो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो आप अपने तौर पर ये काम क्यों नहीं कर रहे? आपको भी तो स्वयं आगे आके ये काम करना चाहिए। इतनी समस्याएं हैं उत्तराखंड में, आप क्यों नहीं सामने आते? और सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां तो बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, अजय कुमार लल्लू जी, जो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं। और मगर आप देखिए कि जैसे ही प्रियंका गांधी जी वहाँ जाती हैं पूरा चेंज हो जाता है। जब वो महापंचायतों में गई हैं, आपने भीड़ भी देखी है और किस तरह का उनको रिसेप्शन मिला है, किस तरह से लोगों ने स्वागत किया है, रिस्पॉन्स किया है। वही रिस्पॉन्स हर स्टेट में मिल सकता है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लोगों के साथ जुड़ाव नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? खैर, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी और बोलनी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस विषय पर हर रोज बात करेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने घरों से बाहर ना निकले, अपनी फोटो खिंचवानी बंद ना करे और राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को पहचाने, उस नेतृत्व के तहत सिर्फ एक नेगेटिव वोट को अपनी तरफ करने के लिए ना बैठे रहे। क्योंकि यही कल के पीसी चाको, यही कल के गुलाम नबी आजाद बन जाएंगे जो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि आराम से मिल जाएगा। काम मेहनत करेंगे कौन? राहुल गांधी। यहां पे होगा क्या? लोगों का सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, इनको वोट मिलेंगे, किसी तरह से सरकार बना लेंगे, कोई मंत्री, और उस वक्त लड़ेंगे ये कि मुझे ये मंत्री बना दिया जाए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सारी लड़ाई ये तब करेंगे। लेकिन जो काम इन्हें करना चाहिए आज, वो नहीं करेंगे। और फिर बहुत बाद में देखेंगे ये अगले पीसी चाको और गुलाम नबी आजाद हो जाएंगे। इसलिए अपने कपड़ों की क्रीजेस के बारे में सोचना बंद करें प्रीतम सिंह जी, और लोगों से जुड़ाव रखें, लोगों के घर घर जाएं, उनसे मुलाकात करें और बातचीत करें। ये आप लोग अपने अपने राज्य में भी करें, क्योंकि अगर वो विपक्ष में भी रहते हैं कांग्रेस पार्टी, तो विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। उनकी जवाबदेही तय करने का काम आपका भी है।
आप उनसे कहिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप भी तो कहेंगे कि भाई आप बाहर निकल के आइए और लोगों से मिलिए, ना कि बाहर जाओ, हल्ला मचाओ, फोटो खिंचवाओ, वापस आ जाओ। ये करते हैं ये, और कुछ नहीं करते। ये सच्चाई है। प्रियंका गांधी जी की तस्वीरें देखी थी ना आपने? घर घर जाना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके जीवन को की शैली को समझना, उनकी तकलीफों को जानना, उनके दुख दर्द में हिस्सेदारी कर देना। राहुल गांधी जी का आपका सबसे बढ़िया जो मुझे आज तस्वीर देखने को मिली कि किस प्रकार से एक रोड साइड किसी ढाबे में या कहाँ पे एक बच्चा मिला जिसने कहा कि मुझे जूते की ज़रूरत है, और कुरियर से वो जूता उस बच्चे को मिल गया, आज या कल मिला था। उसकी तस्वीरें मैंने देखी। ये होते हैं नेता। भाई आप नेता बने हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस बनाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे पार्टी में आगे बढ़ाएं, कैसे उनके लिए कॉलेजेस खोले, बिजनेस खोले। ये करने के लिए नहीं है। जनसेवा का मतलब ये नहीं होता, मगर यही करते हैं नेता। इसीलिए तो राहुल गांधी की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी अटैक मोड में रहती है, क्योंकि राहुल गांधी को ये अटैक और किसी चीज़ पे नहीं कर सकते, पर्सनल अटैक कर सकते हैं। क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ना तो, उन्होंने इस बात को खुद भी कहा है कि ना तो वो भ्रष्ट है, ना उनको ये कहा जा सकता है कि वो किसी को कोई डील दिलवाने की कोशिश करते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो जन सेवा करते हैं, वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं और देश के लोगों के लिए वो खड़े रहते हैं, चाहे उनके विरोधी हों जो नहीं समझते आज, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन राहुल गांधी उनके लिए खड़े हैं, और उनको सपोर्ट करना, जहाँ पे विपक्ष आता है वहाँ पे भी, और जहाँ पे सरकार आ सकती है वहाँ पर भी, वहाँ के नेताओं का भी काम है, आपका और मेरा भी काम है, उनके विरोधियों का भी काम है। लेकिन विरोधियों का तो काम ये है कि किस प्रकार से आप पर्सनल अटैक करें। पर्सनल अटैक करने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ होता है, जैसे पत्नी छोड़, है ना, और किसी की पत्नी बच्चे को जन्म दे रही है इंग्लैंड में, वो स्पोक्स पर्सन बन के बैठा हुआ है। कोई अपनी दोस्त के पति को ले रही है, छीन ले रही है, उससे शादी कर ले रही है, जब पता उसकी दोस्त घर से बाहर जाती। बहुत है कहने के लिए, बहुत है। और उत्तराखंड के नेताओं का तो खैर मैं क्या ही कहूँ, दोनों तरफ के नेता बहुत है, बहुत कुछ कहने के लिए। महेश नेगी की बात कर लो, है ना। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आवाज उठाते रहिए, और दोबारा कल मुलाकात होगी। नमस्कार।